नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं। जो सारे चुनिंदा प्रश्न है वही प्रश्न लिया गया है जो बिहार डीएलएड में बार बार पूछा गया है। 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। निश्चित है कि 26 में प्रश्न आएगा आपके पेपर में। और आपको पता है कि हर चीज कंप्लीट हो चुका है। डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सारा चीज बिल्कुल प्रोसेस से शुरू है। ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए अगर आपका सरकारी कॉलेज का सपना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो कर लेते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लाइक जरूर किया कीजिए, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि चिपको आंदोलन शुरू कब हुआ था। 1973 में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। प्रमुख इसका नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा था और इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को बचाना, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि जो वृक्ष है उसको काटने से रोकना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में हुबहू आएगा। आमीटर पर प्रतिरोध होते हैं। देखिए आमीटर पर प्रतिरोध जो होते हैं बहुत छोटा होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा आपसे देखिएगा, हमको बताइएगा कि एम्पियर से क्या मापा जाता है। आपसे हमको बता सकते हैं जो आपका एम्पियर होता है इससे हम क्या मापते हैं। एम्पियर से क्या मापते हैं नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन हम अगला सेशन में भी आपको हम करवाए थे क्योंकि ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये नारा एडॉल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था जो जर्मनी का तानाशाह था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। नाजीवाद का विचारधारक कौन था? तो याद रखिएगा हिटलर ही था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। देखिए वर्साई की संधि आप सभी को पता है जो 1919 में आपका वर्साई की संधि होता है। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 14 से लेकर 18 तक जो चला था, उसी विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि किया गया था। 1919 में हुआ था। तो इसी संधि को जर्मनी कठोर और अपमानजनक संधि मानता है। तो वर्साई की संधि इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। चलिए आपसे हमको ये बताइएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। डेट नीचे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो याद रखिएगा गन्ना को विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है। अच्छा गन्ना सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, बता सकते कोई हमें? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है। तो देखिए रेशम मार्ग की बात किया जाए, यह क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। चीन से आरंभ होता है और समाप्ति इसका यूरोप में है, याद रखिएगा आप सभी। मुख्य उद्देश्य क्या था? रेशम व्यापार हो गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना हो गया, ये सभी इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए अगर चीनी उत्पादन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पे आता है। इसके अलावा आलू का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन, दूध का उत्पादन, उसके बाद गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्रफल के हिसाब से। हालांकि प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बात समझे। असम चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, असम का गुवाहाटी। और वहीं पर अच्छा किस्म की चाय की बात किया जाए तो वह आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का करता है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, याद रखिएगा आप सभी। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो बाबा बुदन की पहाड़ी फेमस है, याद रखिएगा आप सभी।
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार में जो है जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है और आर्सेनिक जो है काफी खतरनाक जहरीला पदार्थ होता है। ज्यादा सेवन करने के बाद जो है कि आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का क्या मूल्य था? अगर फ्रांस की क्रांति आप सभी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आंसर कर लीजिएगा आप सभी। चलिए लगाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य एक ही था। विशिष्ट व्यक्ति मतलब मान लीजिए कोई राजा महाराजा था जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आदमी था, और एक था साधारण व्यक्ति। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है और इधर 10 व्यक्ति है, तो ये 10 व्यक्ति जो वोट देगा और ये एक व्यक्ति जो वोट देगा, ये दोनों का मूल्य एक ही होता। ध्यान देंगे, ये कहना था। और ये सबसे पहले जो है ये किसने कहा था, यानी कि रूसों का कहना था कि एक व्यक्ति का एक मत होगा। जो विशिष्ट व्यक्ति है वो एक व्यक्ति एक मत देगा और प्लस में जो साधारण व्यक्ति है वो एक व्यक्ति एक मत देगा, तो दोनों का मत बराबर होगा। ये नारा किसने दिया था? रूसो ने दिया था। ये किस पुस्तक में आपको देखने के लिए मिलता है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। देखिए पहले था 21 वर्ष, याद रखिएगा पहले कितना था? 21 वर्ष। एक हुआ था 61वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? ये आपका 1989 में हुआ था। जब 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके तहत जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। तो ये डेट को आप याद रखिएगा आप सभी। यहाँ से कुछ प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताना चाह रहे थे। यहाँ से कुछ प्रश्न आप याद रखिएगा। अगर भारत में बात किया जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो अगर भारत में जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है जनसंख्या घनत्व वो कहाँ पर है? बिहार में लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, सबसे कम कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये एक फैक्ट को याद रखिएगा। अच्छा, यहीं से एक आप सभी प्रश्न याद रखिएगा कि अगर देश में साक्षरता दर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो किस राज्य का है, तो वो केरल राज्य का है। अच्छा, भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 74.4% के अप्रोक्स में है। इसमें अगर पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष 82.14% के अप्रोक्स में, और महिला की बात किया जाए तो 65.46% के अप्रोक्स में जो है कि साक्षरता दर है। तो पुरुष कितना होगा? 82.14, महिला 65.46% के अप्रोक्स में। ध्यान दीजिएगा केरल में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद हरियाणा की बात किया जाए तो यहाँ सबसे कम है, हरियाणा में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इतना प्रश्न इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1920 में। ध्यान दीजिएगा। और इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और हालांकि 1922 में वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी कांड के कारण। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए मतगणना का कार्य वो आपका निर्वाचन आयोग ही करता है, याद रखिएगा। प्लस में चुनाव कराने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का ही है। जैसे मतदाता सूची जो तैयार किया जाता है वो आपका निर्वाचन आयोग के ही द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्धि हैं, यानी कि समृद्ध हैं। तो किसके लिए विख्यात है? आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो कोयला के लिए, याद रखिएगा आप सभी। तो कोयला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोंडवाना की चट्टान में कोयला देखने के लिए मिलता है। हालांकि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो करता है वो आपका छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका झारखंड है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। हालांकि झारखंड जो है, झारखंड भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा प्रथम स्थान रखता है। अच्छा, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो देखिए अमरकंटक जो नहीं है वो आपका ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि आपका नर्मदा नदी, उसके बाद सोन नदी और उसके बाद जो हिला नदी, ये सभी का उद्गम कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है ना, बैतूल जिला, यहीं से उद्गम होता है, जो कि मुल्ताई से सतपुड़ा रेंज से इसका उद्गम स्थल
है, याद रखेंगे आप सभी। सतपुड़ा रेंज से भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, या कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि भारत को कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। अगला है कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो यहाँ लगभग जो है कि 70% पर वन देखने के लिए मिलता है भूटान। अच्छा, भूटान की राजधानी कहाँ पे है, थिम्पू। मुद्रा क्या है यहाँ पर, नुगल ट्रम है, याद रखिएगा आप सभी, जिसे नुगल ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, भूटान जो है भारत का एक संरक्षित देश है, याद रखिएगा आप सभी। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वन को, कोई बता सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखिएगा आरक्षित वन। कौन सा वन आपको बताएं, लिख देते हैं साइड में, इसको ध्यान दीजिएगा, आरक्षित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका वर्गीकृत वन होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा वन होता है, वर्गीकृत होता है। और तीसरा आपको याद रखना है कि संरक्षित वन होता है। किस प्रकार का वन, संरक्षित। तो कितने वर्ग में, 3, पहला आरक्षित, दूसरा अवर्गीकृत और तीसरा आपका संरक्षित होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। देखिए, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए, अपने तरफ से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको लगता है कि हम मेरे लिए क्लास है तो आप सभी इसे शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने तरफ से तो हम 100% एफर्ट लगा के आपको सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुसंख्यकों का शासन ये आपको भारतीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता है, जबकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव यहां पर होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, याद रखिएगा, और उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये सभी आपका बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र में है, जबकि बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ से आपका चीनी उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चीनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके पश्चात 20 सेकेंड में कार रुक जाती है, तो यहाँ पर अपमंदन क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो जितना आपको दिया गया है चालना उसको क्या करना है, समय से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में ज़्यादातर जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी कि यहाँ से जो है कि आपका कह सकते हैं कि वर्षा उत्पन्न होता है, उसके बाद ये पूरे भारत में वर्षा कराता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं पर अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पर लौटती मानसून में बारिश होता है ठंड के समय में, बट यहाँ पर बात किया गया उत्तर भारत की ओर, इस भारत की ओर की बात किया गया तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, याद रखेंगे। अगला है मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य कह लीजिए या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है मानस, ये आपका असम में है। इसके अलावा काजीरंगा भी आपका असम में ही है, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में, यानी कि यूके में है, और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, जिससे हम सभी हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ER से संबंधित है। ER का अर्थ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार का होता है ये, एक आपका चिकनी सतह होता है, एक खुरदरी सतह होता है। तो जो खुरदरी सतह पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है, तो वो आपका आत्महत्या की थैली होता है, जो कि कोशिका का अंग अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। अगर कोशिका का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA की बात किया जाए तो परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, याद रखिएगा आप सभी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में घिरा रहता है, तो याद रखिएगा। अगला है अंतरजातीय संकरण किन 2 के मध्य होता है। तो अंतरजातीय संकरण जो देखने के लिए मिलता है, एक ही जीन के अलग अलग जातियों के मध्य देखने के लिए मिलता है। एक ही जीन है बट उसका अलग अलग जाति जो है उसी के मध्य में हमको अंतरजातीय संकरण देखने के लिए मिलता है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है
कि गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। तो इसमें यादृच्छिक गति होता है, तो ये एक फैक्ट को ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि कौन उत्तक संवहनीय बंडल बनाते हैं। तो यहाँ पर संवहनीय बंडल की बात किया गया है, तो राइट आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम को आपसे समझिएगा। जाइलम जो होता है ना वो पानी का परिवहन करता है, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम का कार्य क्या होता है, पानी का परिवहन करता है। मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है। तो पानी का परिवहन कब होगा, तो पूरा जमीन से यानी कि जड़ के माध्यम से वो पानी को लेके आएगा। उसके बाद जो है कि पौधे के हर भाग में पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन तैयार किया जाता है पत्ती के द्वारा, तो वो भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, हर भाग में पौधे का, तो वो आपका फ्लोएम का होता है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वो रंग कौन सा हो जाएगा, तो बैगनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बैगनी रंग की अगर बात किया जाए तो इसका विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है, बट तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए हम सभी क्या करते हैं, खतरे की घंटी के रूप में प्रयोग करते हैं लाल रंग का, क्योंकि दूर से ही ये हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और इसका विक्षेपण लाल रंग का कम होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, बैगनी रंग का, ध्यान देंगे। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। बात समझ गए, बिल्कुल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका एक नाभिक है और यहाँ पर जो ये कक्षा आप सभी देख रहे हैं ये क्या होता है, वृत्ताकार में होता है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की बात किया गया है तो वृत्ताकार होता है। अच्छा, नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इस पे आपका चार्ज जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, जो कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा, नाभिक में क्या क्या चीज़ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, जो कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक का उदाहरण है। तो ये सभी जो है कि आपका कवक का उदाहरण हो जाएगा। टॉड स्टूल हो जाएगा, पफ बॉल हो जाएगा, उसके बाद ईस्ट, ये सभी कवक है। मशरूम भी कवक का उदाहरण है। अगला है कि मेंडलीव के आवर्त के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन को समझिएगा आप सभी, पहला कथन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है आप सभी से। मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित था, नहीं, गलत बात। परमाणु संख्या पर नहीं, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा देख लीजिएगा, आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 7 वर्ग है, नहीं, गलत है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आवर्त सारणी में अगर वर्ग की बात किया जाए तो 18 वर्ग है, प्लस में 7 आवर्त है, याद रखिएगा आप सभी, 7 आवर्त हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो गया, ए और बी। अब बचा डी नंबर, यानी कि यही सही होगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता है, ये एक जो है कि वर्ग रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा, वर्गीकरण के आधार पर। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। अच्छा, आपसे हमको बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी। मौसले को कहा जाता है या मौजले आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप मौसले भी कर सकते हैं। इसी ने सबसे पहले जो है कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया था वो परमाणु क्रमांक पर बनाया था। किस पे बनाया, परमाणु क्रमांक पर बनाया था, याद रखिएगा आप सभी, परमाणु क्रमांक पर बनाया था। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है और लगाए गए बल पर करता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। टाइथ क्या था, तो देखिए टाइथ एक प्रकार का कर है और ये किस प्रकार का कर था, धार्मिक कर था, याद रखिएगा, धार्मिक कर था। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है दिलासा दिलाना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ले चला साथ में मुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनका,
इस पंक्ति में अलंकार क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, और यहाँ पर भिक्षुक सोना ही लेकर जा रहा है। तो जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए या कल्पना की बात किया जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर संभावना ही बताया जा रहा है कि जो कनक है ना वो भिक्षु लेकर चल गया है, यानी कि स्वर्ण लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर कल्पना प्रकट किया जा रहा है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हालांकि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ आपको हम ट्रिक भी बताए थे जानने के लिए, जैसे कि जनु हो गया, मनहु शब्द देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप कह सकते कि ज्यों शब्द जो होता है ये देखने के लिए मिल जाता है, या आप मानो शब्द देखते हैं। ये सभी शब्द जो देखने के लिए मिलता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने के लिए मिलता है। तो ज्यों शब्द से इसको आप पकड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर कीजिएगा। तो आप सभी परिधन इच्छा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, मन धर हर होगा। यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर वाक्य का वर्गीकरण की बात किया गया। तो आपको पता है कि सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर ज्ञानार्थक वाक्य कोई भी नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलता है ये जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहा गया है आप सभी से कि जलता है जीवन पतंग में, इसमें अलंकार आप सभी को बताना है। अच्छा, रूपक अलंकार आपको हम कभी पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अच्छा, रूपक अलंकार में क्या होता है आप सभी को पता है? अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए या किन्हीं दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उसको हम फर्क ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। या किसी के जैसा आपको बताया जाए, जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा, जलता है जीवन, किस प्रकार से एकदम पतंग की जैसे जल रहा है, तो यहाँ पर किसी के जैसा बताया जा रहा है। या सिंपल भाषा में ये समझिए, एक आपको बताते कि मैया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना लेहो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो खिलौना की बात किया गया ना, तो खिलौना किस प्रकार से चाहिए? इसको चंद्र के जैसे खिलौना चाहिए। तो आपको हम क्या बताएं कि जहां पर भी अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। तो यहां पर देखिएगा, जलता है जीवन, तो जीवन किस प्रकार से जलता है? पतंग के जैसा जलता है या पतंग में जलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चढ़ते चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट कट करता था सफल जवानी को, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? यहाँ पर देखिएगा वीरता की बात किया गया है। यहाँ पर देखिए तलवार उठाने की बात किया गया। तलवार कौन उठाता है? जो वीर व्यक्ति रहता है वही तलवार उठाता है। हालांकि महाराणा प्रताप की यहाँ बात आया है तो वो आपका कह सकते हैं कि एक वीर व्यक्ति था, तो यहाँ पर वीर रस होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइएगा आप सभी। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको ये बताइएगा कि वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाच्य होते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो अंधेरा शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक प्रकार का संज्ञा शब्द है? नहीं, गलत हो जाएगा। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम या कह सकते हैं कोई स्थान हो जाए, ये सभी संज्ञा शब्द है ना। जैसे किसी के भाव को बताया जाए तो वहां पर संज्ञा शब्द हो जाता है। बट यहाँ अंधेरा की बात किया गया है। जो शाम का समय होता है या रात का समय होता है वो क्या होता है? अंधेरा होता है। यानी कि यहाँ पर विशेषता प्रकट किया जा रहा है। क्या प्रकट किया जा रहा है? विशेषता को प्रकट किया जा रहा है कि अंधेरा होने से पहले मैं लौट आया, कहां से? खेत से। तो यहां पर विशेषण पदबंध होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां अंधेरा जो है ये आपका विशेषण शब्द है, ना कि संज्ञा शब्द है, ना कारक शब्द है। अगला है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला है कि अ कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पर अ है तो अर दीर्घ और प्लुप्त तो होगा नहीं, तो ये हरस स्वर होगा। दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगे और कम समय लगे उसे हरस स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलज शब्द में समास छिपा है। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जलज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है, पता है आप सभी को, यानी कि जल में जो उत्पन्न हुआ है। तो जल में क्या उत्पन्न हो सकता है? कमल उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा?
बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को प्रकट कर रहा है। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? चलिए क्वेश्चन 47 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार होगा। अब बोलिएगा कैसे होगा रूपक अलंकार? यहाँ पर देखिएगा जो मुरझाने की जो बात किया गया ना, वो किस प्रकार से मुरझाने की बात किया गया? हृदय का जलजात की तरह मुरझाने की बात किया गया। क्वेश्चन को समझिएगा कि सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात की तरह। तो हृदय किस प्रकार से मुरझाया है? जलजात की तरह। या कह सकते हैं कि दोनों में आप अंतर कर सकते हैं, हृदय और जलजात में अंतर करके देखिए, अंतर नहीं कर पाइएगा। या कह सकते हैं कि जिसके जैसा हो जाए, तो यहाँ पर हृदय किसके जैसा मुरझा रहे हैं? जलजात की तरह मुरझा रहे, रूपक अलंकार होगा। अगला है कि भर लाओ सीपी में सागर प्रिय, मेरा अब हार को विजय करो। तो यहाँ सीपी का अर्थ क्या होता है पता है आप सभी को? बता सकते हैं कोई हमको? एक चुटकी ले सकते हैं, या दोनों हाथ को बांध के जब पानी लेते हैं हाथ में, उसी को कह सकते हैं कि एक सीपी में आप सागर भर के लाओ और मेरा जो हार है अब उसको विजय करो। तो यहाँ पर विरोध ही प्रकट किया जा रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक छंद आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। क्वेश्चन दिया हुआ था, फूली डाले सुकुसुमरी ती की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे, इसमें कौन सा वर्णिक छंद होगा? तो इसमें आपका मादा क्रांता होगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अगला है कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार हो जाए? यहाँ पर देखिएगा एक वर्ण का बार बार आवर्ती हुआ था, चा 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 चा, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आवर्ती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है कि चौराहा में कौन सा समास है बताइए? चौराहा, इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ संख्या गिनती करने के लिए मिल रहा है। अगला है कि काटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर करना। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। परलोक का विशेषण क्या होगा? तो परलोक का विशेषण जो हो जाएगा परालौकिक होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। बताते हैं कि इस किताब का क्या मूल्य है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी बात ये सभी आपका वाक्य गलत है। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे विभावना अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया, इसके अलावा 2023 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। तो निश्चित है कि आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। तो आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसी समय कह सकते हैं कि इससे पहले ही रॉलेट एक्ट आया था, जिसे हम सभी काला कानून कहते हैं। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही कह सकते हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कह सकते हैं कि शक के आधार पर सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था और उसी के लिए जो है कि जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित किया गया था। जनरल ओडायर के द्वारा वहां पर अंधाधुंध गोली चलवाया गया था 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, याद रखिएगा। और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहां से प्रश्न एक और बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, गलत है। चीन सबसे बड़ा सब्जी का उत्पादक है, याद रखिएगा। भारत दूसरे स्थान पे आता है। इसके अलावा फल, सब्जी, मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है, बिल्कुल बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, बिल्कुल गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, प्लस में दूध का और गन्ना का। देखिए अगर प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो वो आपका पंजाब करता है, याद रखिएगा आप सभी। हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए।
अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। यह भी प्रश्न आपका बिहार डीएलएड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है तो 7 देश आपको यहां पर टिक करना था। अब आगे क्या बन सकता है, आगे इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश भारत का स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। तो वहां श्रीलंका ऑप्शन में हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, तो वो से भी जलीय सीमा साझा करता है। अच्छा, भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन साझा करता है, तो पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो भारत में लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, याद रखिएगा आप सभी। अगर बात किया जाए कि भारत के पास क्षेत्रफल जो है पूरा विश्व का कितना प्रतिशत है, तो मात्र में 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास, और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, याद रखिएगा आप सभी। पहला सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। यह आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया, शायद मेरे ख्याल से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप सभी को बताते हैं कि पीवाईक्यू आप कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि यहाँ एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो निश्चित है कि क्वेश्चन आपका हूबहू रिपीट किया जाएगा या उसके आसपास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन दे, प्लस में उससे संबंधित क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हैं ताकि प्रश्न आपका पेपर में मिस ना हो। बट इतना आप विश्वास करके जो चीजें हम दिए हैं आप सभी इसको कंप्लीट करके रख लीजिए, रिजल्ट आपका निश्चित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगर बात किया जाए कि आपका किस भाग में रखा गया है नीति निर्देशक तत्व को, तो भाग 4 में। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेकर 51 तक है। एक प्रश्न पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक कर्तव्य जो है कि रूस के संविधान से लिया गया था, जो संविधान के भाग 4 को या ए में रखा गया है, और अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। कुल मौलिक कर्तव्य 11 है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाएगा, और रूस से बताएं कि क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य लिया गया था। तो इतना सा फैक्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आ जाए पेपर में। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे भी जुड़े हैं ना, तो आपसे वीडियो को लाइक दिल से कीजिएगा, और देखते हैं आज कौन कौन आज के इस सेशन को लाइक करते हैं। बस यही देखेंगे हम आप सभी से, और कितना देखते हैं कि अपना प्यार इस वीडियो को दे सकते हैं। तो आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है। लोकसभा में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में दी गई है, तो ये आपका भाग 1 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है किस भाग में है, भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सासाराम नगर विकास किस काल में हुआ था। देखिए अगर सासाराम की बात किया जाए तो ये सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सासाराम कहाँ पे है, बिहार में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका मध्य युग से संबंधित है, और सासाराम बिहार में ही आपका कह सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट हैं। 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंठस्थ याद रखेंगे आप। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। अच्छा, बिहार में कौन सा एक तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बिहार में है। मथुरा वाला उत्तर प्रदेश में है। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब हुआ था, 1775 से लेके 1783 तक आपका चला था। और इस समय कह सकते कि नेता की बात किया जाए तो वो जॉर्ज वाशिंगटन था, पर यहाँ अंग्रेज की सेनापति की बात किया गया है, तो कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 1781 के अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप सभी को कि स्थल कितना प्रतिशत है, तो स्थल मात्र में 29% पर है, पहला फैक्ट। दूसरा याद रखिएगा कि पानी कितना है, 71% पर पानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य से। याद रखिएगा आप सभी। और ये कब हुआ था? 1990 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा आप सभी, क्षेत्रफल में। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व कहाँ का है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा बिहार का। सबसे कम की बात किया जाए तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, लिंगानुपात की बात किया जाए तो केरल का जो है सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा का है। अच्छा, बात किया जाए साक्षरता दर के बारे में तो केरल में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है और सबसे कम अपना बिहार राज्य का है। तो इतना सा फैक्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न में हमेशा जो अंश हो जाएगा वो एक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो देखिए, ये नारा जो दिया था हिटलर ने दिया था। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। और एक आपको पता है कि वर्साई की संधि हुआ था, आपको पता है 1919 में, जिसे हम सभी आरोपित संधि के नाम से जानते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि हिटलर जो था वो 1945 में अपने आप को गोली मार लिया था। याद रखिएगा आप सभी। तो इसी ने एक जनता, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा दिया था। याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो यहाँ जर्मनी की बात आया हुआ है ना। तो अभी आपको बताया थी कि एक वर्साई की संधि हुआ था 1919 में, जिसके तहत कह सकते हैं कि आपका प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया, जो 1914 से लेकर 1918 तक आपका चला था। तो कह सकते हैं कि इसी को समाप्त किया गया था और जनवरी पर एक कठोर संधि, कह सकते हैं कि अपमानजनक शर्तें सौंपा गया था, वो वर्साई संधि में सौंपा गया था। तो एक फैक्ट ये याद रखिएगा और यही कारण था दूसरा विश्व युद्ध होने का। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? अच्छा, सभी बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। आप सभी अपना राय जरूर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गन्ना को विकसित होने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। याद रहेगा आप सभी को, गन्ना को 1 साल कम से कम लगता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन से आपका रेशम मार्ग आरंभ होता है। अच्छा, चीन की राजधानी कहाँ पे? बीजिंग है। याद रखिएगा आप सभी, चीन की राजधानी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी है। अगला है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और गन्ना, दूध बताएं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि 23x11 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पर समझिएगा, ये जो 23 जो दिया हुआ है, उसके बाद x है और उसके बाद यहाँ पर 11 है। इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में जो होता है ये क्या होता है? भार या द्रव्यमान होता है, पता है आप सभी को। और नीचे में क्या होता है? नीचे में परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या, तो नीचे में क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है? तो याद रखिएगा आप सभी, द्रव्यमान की संख्या, याद रखेंगे आप सभी, द्रव्यमान की संख्या माइनस होता है आपका परमाणु की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर 23 - 11 कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 12 न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 ही होता है, क्योंकि परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर कह सकते हैं कि द्रव्यमान की संख्या अलग हो जाएगा। अगला है कि 100 वाट एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितना होगा? तो सबसे पहले ये समझिए कि 100 वाट यहाँ पर बात किया गया है। 100 वाट बराबर 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि 100 वाट को हम सभी 60 सेकंड जलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 जूल इसका ऊर्जा खत्म होगा। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर बात किया जाए कि 100 वाट जो होता है ना, लगातार इसको 10 घंटा हम जलाएंगे, 10 आवर, तब जाके 1 यूनिट ऊर्जा खत्म होता है। याद रखिएगा। बट यहाँ जूल पूछा गया है तो 600 जूल होगा। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो इनमें से सबसे सक्रिय धातु लोहा हो जाएगा। और सबसे कम की बात किया जाए तो पारा सबसे कम सक्रिय धातु है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण
के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार यानी कि वर्गीकरण की सबसे पहले शुरुआत जो किया था अरस्तु ने किया था। इसीलिए कह सकते हैं कि अरस्तु को हम सभी बायोलॉजी का जनक कहते हैं यानी कि जीव विज्ञान का। इसके अलावा जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहते हैं, जबकि थियोफ्रास्टस को हम सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। बात समझिए आप सभी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v/u, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, v/u इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी, सरसों की उड़ेले जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर के नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्या होगा? यानी कि नीचे से ऊपर की ओर क्रम बताना है। अगर सबको मिला के अगर उबाल दिया जाए तो नीचे से ऊपर क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों हो जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद पानी और सबसे ऊपर जो रहेगा वो तेल रहेगा। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है पानी से, जिसके कारण से ऊपर में तैरने लगता है, और सरसों का घनत्व सबसे अधिक होगा, जिसके कारण सरसों जाके नीचे बैठ जाएगा। अगला है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन जो होता है 0 हो सकता है। याद रखिएगा आप सभी, विस्थापन 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये पटना था, ठीक है, पटना से हम रांची गए, ठीक है, पटना से रांची गए और रांची से फिर पटना आ गए, तो यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा, बट दूरी कभी 0 नहीं होगा। मान लीजिए पटना से रांची 500 किलोमीटर था और फिर 500 किलोमीटर आए, तो 1000 किलोमीटर हम सभी चल चुके हैं, तो ये दूरी हो गया। बट विस्थापन क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा आप सभी, तो यहाँ से गए और फिर यहीं आ गए, तो विस्थापन 0 हो जाता है। तो देखिए 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्या क्वेश्चन था कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? विस्थापन जो हो जाएगा 1 से कम भी हो सकता है और यहाँ दूरी हो जाएगा 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? राइट आंसर हो जाएगा फल जो बनता है वो अंडाशय से बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? सबसे पहले ये समझिए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सूत्र याद रखिएगा CaOH2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में हिट कर जाएगा। अगला है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुआ था कब? ये समझिए 1993 में उत्तर प्रदेश का जो चमोली जिला था, हालांकि अभी वो उत्तराखंड में चल गया है क्योंकि 2000 के बाद उत्तराखंड नया राज्य बना, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट गया, तो अभी जो है वो उत्तराखंड में है। तो अभी ऑप्शन में उत्तराखंड ही दिया जाता है, तो उत्तराखंड याद रखना है कि उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। 1973 में शुरू किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। वृक्ष कटाई से संबंधित था, तो याद रखिएगा आप सभी। तो वृक्ष को काटने से बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वृक्षों को बचाने के लिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आमीटर पर प्रतिरोध होते हैं, तो आमीटर पर प्रतिरोध जो होते हैं बहुत छोटा होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। सिरका एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। अगला है कि फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो राइट आंसर होगा एथिलीन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, एथिलीन जो है फलों को पकने के लिए उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिफिथेरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर डिफिथेरिया, काली खांसी, टेटनस की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा DPT का टीका दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, तो अंकुरित बीजों में सबसे अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिर्फ पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला है कि आलू में अंगोती झुलसा रोग जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके पेपर के लिए। याद रखिएगा अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। याद रखिएगा अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये कौन सा है? तो मानसीराम मेघालय। याद रखिएगा मेघालय में पड़ता है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है। ऑर्गन सिस्टम अस्त्र का संगठन नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेटी हेलमिन्थेंस में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। बाकी बात एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में और मोलस्का में पाया जाता है।
अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिर रहे हैं। तो यहाँ पर खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिंपल सा प्रश्न है कि दर दर भटकना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। अपमान करना या अपमानजनित बातें कर देना, याद रखिएगा, या अपमानित करना। बात यही हो सकता है, अपमानित करना सटीक होगा। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। अच्छा, यहीं से कुछ प्रश्न याद रखिएगा कि ये जो हास्य है ये किसका अस्थायी भाव है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। अच्छा, उत्साह जो है ये किसका अस्थायी भाव है? तो वीर रस का अस्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। अच्छा, जुगुप्सा जो होता है ये किसका अस्थायी भाव है? तो याद रखिएगा विभत्त रस का अस्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। याद रखेंगे आप सभी, विभत्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि मानो जानो, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको काट दीजिएगा। जैसे कि मानो हो गया, जानो हो गया, मनु हो गया, मनु हो गया, उसके बाद जनु हो गया, जनु हो गया, मनहु हो गया, मनहु हो गया। ये सभी शब्द जो है ये किस अलंकार में प्रयोग करते हैं? तो कई बार आपको बताएं कि ये सभी हम सभी उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग करते हैं। ये सभी अलंकार पहचानने का ट्रिक था एक। अगला है कि वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य खंड या उपभाग के दो ही भेद होते हैं। पहला होता है आपका एक, याद रखिएगा, प्रधान वाक्य खंड, याद रखिएगा, जो प्रधान होता है, और एक होता है आपका आश्रित वाक्य खंड जो किसी पे आश्रित होता है। अगला है कि मतदाता शब्द में समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह कीजिए, क्या हो जाएगा? मत का दाता होगा। क्या होगा? मत का दाता। तो ये क्या है? कारक विभक्ति है। आपको क्या बताया कि जहां कारक विभक्ति रहे ना वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां डैश होता है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होना वहां पर जो अलंकार होता है उत्प्रेक्षा होता है। याद रखिएगा आप सभी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर बिल्कुल आसान प्रश्न है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कैसे? तो आपको क्या बताएं कि रूपक अलंकार में अगर किसी के जैसा अगर बता दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर धन को जो बताया गया है वो किस प्रकार का धन पाया है? राम रतन धन पाया, यानी कि राम के जैसा धन पाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाला शब्द शक्ति क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी कहते हैं अभिधा। याद रखिएगा, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये सभी शब्द शक्ति का भेद।